उम्मीद करता हूँ आप लोगों को तो सिलेबस मालूम ही होगा। वेस्ट बंगाल टेट 2022 2022 एग्ज़ाम जो होने वाला है उसका सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न कैसा होगा। अगर अब फिर भी आपको नहीं मालूम तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देखो 5 सब्जेक्ट या 5 सेक्शन या 5 टॉपिक्स होंगे, जैसे सीडीपी बोलेंगे, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी। फर्स्ट लैंग्वेज ऑब्वियसली आपको बांग्ला, हिंदी, नेपाली, उर्दू या संथाली या तेलुगु, तमिल, इनमें से कोई एक सब्जेक्ट आपको चुनना होगा फर्स्ट लैंग्वेज के रूप में। ऑब्वियसली जिस मीडियम में आप पढ़ाई किए हो उसी मीडियम का सब्जेक्ट आप चुनोगे। जैसे अगर कोई हिंदी मीडियम से पढ़ाई किया है तो ऑब्वियसली फर्स्ट लैंग्वेज वो हिंदी चुनेगा। और सेकंड लैंग्वेज कॉमन टू ऑल होगा, सभी का एक ही होगा, वो होगा इंग्लिश। और मैथमेटिक्स होगा, गणित होगा। और इन्वायरमेंटल स्टडीज होगा, यानी कि पर्यावरण से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। और सभी प्रश्न इक्वल है, यानी कि सभी में 30 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और ईच क्वेश्चंस कैरीज 1 मार्क, यानी कि एक प्रश्न का 1 नंबर मिलेगा। तो इसीलिए सभी टॉपिक्स का, सभी सब्जेक्ट का 30 मार्क्स करके ही डिवाइडेड है। इस तरह से अगर बात करें तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन हो जाता है 150, 150 मार्क्स। और 150 क्वेश्चन भी और 150 मार्क्स भी। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं सेकंड लैंग्वेज के बारे में, जो कॉमन टू ऑल होगा, चाहे आप जिस भी मीडियम से चुन लो, लेकिन ये लैंग्वेज तो सभी आपको मिलेगा एज ए सेकंड लैंग्वेज, दैट इज इंग्लिश। इसमें जो 30 क्वेश्चंस आएंगे मेरे भाई, ये 30 क्वेश्चंस आखिर किस किस चैप्टर से आते हैं, इसका मैं डिटेल में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। और मेरा एक्सप्लेन करने का आधार इंफॉर्मेशंस कौन सा होगा, तो 2017 का जो टेट हुआ था, जिसका एग्जाम हुआ था 2021 में जनवरी महीना में 31 तारीख को, इस तारीख को 2017 का टेट हुआ था। यही एग्जाम का क्वेश्चन पेपर मेरा आधार रहेगा आज का वीडियो का। यानी कि इस क्वेश्चन पेपर में जो इंग्लिश का 30 क्वेश्चंस आया था वो किस किस चैप्टर से आया था, वो मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। और साथ ही साथ इस क्वेश्चंस को भी आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो देखते हैं। ये देखो, टेट 2017 यानी कि 2017 का टेट। और हम लोग बात करने वाले हैं लैंग्वेज 2 के बारे में, जो कि इंग्लिश होगा, सभी के लिए एक ही होगा। तो देखो, सिलेबस दरअसल ये रहा, चैप्टर्स और नंबर ऑफ क्वेश्चंस। तो देखो, सिनोनिम, सिनोनिम से कितने क्वेश्चंस आए थे, ये आए थे 2 क्वेश्चन सिनोनिम। सिनोनिम कहने का मतलब पर्यायवाची शब्द, सिमिलर मीनिंग रखने वाले वर्ड्स। एंटोनिम से भी 2 क्वेश्चंस आए थे, देख लो। नंबर यानी कि वचन जिसको बोलते हैं, सिंगुलर नंबर, प्लुरल नंबर होता है ना, इससे 3 प्रश्न पूछे गए थे 2017 का टेट का मैं बात कर रहा हूँ ऑब्वियसली। जेंडर चेंज, मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर होता है ना, स्त्रीलिंग पुल्लिंग, उससे 2 क्वेश्चन पूछा गया था। स्पेलिंग टेस्ट के लिए 3 क्वेश्चन पूछा गया था, आपको स्पेलिंग टेस्ट करने का था। वर्ड्स अरेंजमेंट एज पर द डिक्शनरी, डिक्शनरी के हिसाब से शब्दों को सजाना, इस पर 2 प्रश्न पूछा गया था। स्कैनिंग एरर, एरर फाइंड करना, इस पर 2 क्वेश्चन पूछा गया था। वर्ब से खाली जगहों को भरना, इस पर 3 प्रश्न पूछा गया। और फिलिंग ब्लैंक्स विथ प्रेपोजिशन, खाली जगहों को प्रेपोजिशन से भरना, इस पर 2 प्रश्न पूछा गया था। और साथ में 2 पैसेज पूछा गया था, पैसेज 1 और पैसेज 2। प्रत्येक पैसेज में 4 मार्क्स करके था, यानी कि टोटल 8 मार्क्स पैसेज से। तो ये पूरा सिलेबस था 2017 का एग्जाम में। आखिर इंग्लिश जो 30 क्वेश्चंस आया था, ये 30 किस किस टॉपिक से आया था, इंग्लिश का कौन सा टॉपिक से आया था। टोटल क्वेश्चंस देखो, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 30 हो जाएगा, मार्क्स भी 30 मिलेगा। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट कर लो। और अपने 2022 का जो एग्जाम होने वाला है ना, इन्हीं चैप्टर्स पर आपको ज्यादा फोकस करना है। क्लियर? तो चलो फिर क्लास को अभी शुरू करते हैं। तो देखो यहाँ क्या कह रहा है क्वेश्चन, मार्क करेक्टली द सिनोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, क्वेश्चन नंबर 31 एंड 32। ये 31 एंड 32 में हूबहू वही क्वेश्चन को लिखा हूं जो 2017 का क्वेश्चन पेपर में आया था। यानी कि ये क्वेश्चन 31 और 32 नंबर में आया था, यानी कि 1 से लेकर 30 तक सीडीपी का क्वेश्चन था। सीडीपी कहने का मतलब चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। उसके बाद में लैंग्वेज 2 इंग्लिश शुरू हुआ था 31 से लेकर 60 नंबर क्वेश्चन तक। तो हमको पूछ रहा है, 2 क्वेश्चन पूछेगा, उसका सिनोनिम पूछ रहा है। इतना आसान सवाल है, देख लो। क्वेश्चन नंबर 31 होगा, क्वेश्चन है मेन वर्ड अबोर, ABHOR, अबोर, इसका सिनोनिम यानी कि सिमिलर मीनिंग वाले वर्ड, पर्यायवाची शब्द पूछ रहा है। तो देखो, सिंप्लिसिटी, बोस्ट, एब्स्ट्रैक्ट, डिटेस्ट। पहले तो आपको अबोर का वर्ड मीनिंग जानना पड़ेगा। अबोर का मतलब होता है नफरत करना या घृणा करना, जिसको हम लोग हेट भी कह सकते हैं।
तो यहाँ पर हेट का मीनिंग रखने वाला वर्ड कौन सा है? ये है डिटेस्ट। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। डिटेस्ट का मतलब भी होता है नफरत करना, घृणा करना। सिंप्लिसिटी मतलब तो जानते ही होंगे, बिल्कुल साधारण। एब्स्ट्रैक्ट माने सारांश होता है, और बोस्ट मतलब घमंड करना होता है। क्वेश्चन नंबर 32, कॉन्सेंसस। कॉन्सेंसस का क्या मतलब होता है? तो इसका मतलब होता है ऑनेस्ट, ईमानदार। ठीक है, ऑनेस्ट होता है। अब गिवन ऑप्शंस में से ऑनेस्ट का क्या मतलब होता है देख लो। रिडिकुलस का मतलब होता है हंसाने वाला, हास्यजनक। रिबिलियस का मतलब होता है विरोध करने वाला, रिबिलियस विरोधी। मिस्चीवियस का मतलब होता है धोखाधड़ी देने वाला, बेईमान एक तरह से। ये तो एंटोनिम कहलाएगा, है ना, कॉन्सेंसस का एंटोनिम कहलाएगा ये। तो ऑनेस्ट का मीनिंग रखता है ऑप्शन ए, इसका करेक्ट आंसर होगा। स्क्रूपलस। स्क्रूपलस का मतलब होता है ऑनेस्ट, ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ, जो अपना फर्ज का पालन, अपना कर्तव्य का पालन निष्ठापूर्वक करता हो, उसको स्क्रूपलस या फिर कॉन्शियसस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मार्क करेक्टली एंटोनिम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। क्वेश्चन नंबर 33, 34। देखो 33 में हमें पाएंगे एक वर्ड स्पोरेडिक। इसका हम लोग एंटोनिम फाइंड आउट करना है। तो पहले पता करो स्पैरेडिक का क्या मतलब होता है। तो देखो मेरे भाई, स्पैरेडिक का मतलब होता है जो छिटपुट चलता हो, बीच बीच में रुक जाता हो फिर चलता हो, उसको स्पैरेडिक कहते हैं। जैसे इंटरवल। इंटरवल क्या है? स्पैरेडिक का सिनोनिम है, सेम मीनिंग रखने वाला है। जैसे मूवी देखते हैं तो बीच में इंटरवल आता है ना, हाफ टाइम बोलते हैं। या कोई एक गेम हो रहा है, खेला हो रहा है, जैसे फुटबॉल हो रहा है, तो बीच में हाफ टाइम आता है ना, इंटरवल आता है। तो ये सिनोनिम है एक दूसरे का, स्पोरेडिक और इंटरवल। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस मतलब लगातार चलने वाला। स्पोरेडिक माने रुक रुक कर चलने वाला, छिटपुट चलने वाला। डिसेंट का मतलब होता है गुड, बढ़िया, अच्छा। रिपेल का मतलब होता है जो अट्रैक्ट होता है, ठीक उसका उल्टा। अट्रैक्ट माने एक दूसरे को आकर्षित करना, रिपेल मतलब दूर भागना एक दूसरे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 को देखो, मलाइस या मैलिस। मैलिस का मतलब क्या होता है पहले ये जानते हैं। देखो मैलिस का मतलब होता है द्वेष। द्वेष समझते हैं ना हिंदी में, यानी कि जो दूसरे के लिए हमेशा बुराई सोचता है, जलता है, जेलस करता है, ईर्ष्या रखता है, कीना रखता है अपने मन में, बुग़्ज़ रखता है, उसको तो मलेइस कहते हैं, मैलिस। इंटेंशन का मतलब होता है इरादा। स्पाइट। स्पाइट दरअसल मैलिस का सिनोनिम है, सिमिलर वर्ड मीनिंग है। स्पाइट का मतलब ही होता है द्वेष। मोरोज का मतलब होता है उदासी से भरा हुआ। तो करेक्ट आंसर इसका होगा ऑप्शन बी, वेनिवोलेंस। वेनिवोलेंस का मतलब होता है दूसरों के लिए भलाई करने वाला, भलाई सोचने वाला, परोपकारी जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मार्क करेक्टली द प्लूरल फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। क्वेश्चन नंबर 35 टू 37, यानी 3 सवाल पूछा जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 35 को देखते हैं, कैक्टस। कैक्टस वर्ड का हमें प्लूरल फॉर्म पता करना है, यानी कि बहुवचन पता करना है। देखो इसका करेक्ट आंसर होगा कैक्टी, ऑप्शन बी। कैक्टाई भी पढ़ते हैं इसको, ठीक है। बहुत सारे ऐसे वर्ड होते हैं जो लास्ट में यूएस लगा रहता है, तो अगर हमको उसको प्लूरल बनाना पड़ता है तो इस यूएस को आई में चेंज करते हैं। जैसे कि एक और वर्ड आपको या मालूम होगा, मैथमेटिक्स में ये यूज करते हैं हम लोग, रेडियस, त्रिज्या जिसको बोलते हैं। अगर रेडियस को प्लूरल बनाना पड़ेगा तो ये हो जाता है रेडियाई। देखो ये आई इस यूएस की वजह से आया है। उसी तरह का कैक्टस का कैक्टाई बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36, कॉर्पस। अब यहाँ पर भी देखो यूएस ही लगा हुआ है कैक्टस जैसा। तो यहाँ पर ये यूएस का आई हो जाएगा बोल के कोई कॉर्पोरी कर मार्क ना कर दे, ये आंसर गलत है। अब एग्जामिनर ने इतना चालाकी से इस क्वेश्चन को सेट किया था कि कोई इसको करेक्ट मानेगा कैक्टी को, तो फिर कॉर्पोरी को भी करेक्ट मान लेगा, यूएस का आई हो जाएगा बोल के। नहीं दोस्तों, सभी एक ही नियम से नहीं होता है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, कॉर्पोरा। बाय द वे, कैक्टस का क्या मतलब होता है? अ सॉर्ट ऑफ प्लांट होता है, प्लांट होता है, एक प्रकार का पौधा है, प्लांट है, उद्भिज है, जिसमें कांटा रहता है। ज्यादातर ये रेगिस्तानी इलाका में ज्यादा मिलता है। और कॉर्पस का मतलब होता है, कई सारे मतलब होता है, जैसे बॉडी भी होता है, जैसे हेवियस कॉर्पस, पॉलिटिकल साइंस में पढ़ते होंगे हम लोग, कानूनी एक दाव पोछ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 देखो, अपेंडिक्स। तो यहाँ पर बड़ा कंफ्यूजन है। ऑप्शन ए भी करेक्ट है और ऑप्शन बी भी करेक्ट है मेरे ख्याल से। तो बी और ए दोनों करेक्ट होगा, क्योंकि अपेंडिक्स का प्लूरल फॉर्म ई एक्स से भी हो जाता है नॉर्मल, और एक्स जहाँ पर होता है ना मेरे भाई, उसका सी ई एस भी हो जाता है। कई सारे आप लोग ऐसा देखोगे, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए और बी दोनों ही होगा। अगर आप कहोगे तो मुझे तो लेकिन कोई एक में टिक लगाना होगा ना एग्जाम में, तो देखो जो ए लगाओगे, इस क्वेश्चन में जो ए लगाया होगा उसको भी मार्क्स मिलेगा कंप्लीट फुल मार्क्स, और बी लगाया होगा उसको भी कंप्लीट फुल मार्क्स मिलेगा। इनफैक्ट जब आंसर की थोड़ा था इसका 2021 में, तब ये ऑप्शन ए और बी दोनों ही करेक्ट माना था बोर्ड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मार्क द करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स एज दीज वुड अपीयर इन द डिक्शनरी फ्रॉम
फर्स्ट टू लास्ट। क्वेश्चन नंबर 38 एंड 39 देखते हैं क्वेश्चन। तो कि यहाँ आपको क्वेश्चन नंबर 38 में वर्ड मिलेगा 1 2 3 4, 4 शब्द मिल रहे हैं, 4 वर्ड्स मिल रहे हैं। इसको आपको अरेंज करना है, सजाना है। कैसा सजाना है? दैट वुड अपीयर इन डिक्शनरी। डिक्शनरी में ये जैसा दिखता है वैसा सजाना है। यानी कि अगर आप डिक्शनरी देखना जानते हो, अभी तो क्या है स्मार्टफोन में सभी का डिक्शनरी होता है तो आजकल डायरेक्ट सर्च कर लेते हैं, लेकिन जो बुक वाला डिक्शनरी होता है, प्रिंटेड डिक्शनरी होता है, अगर आप उस डिक्शनरी को खोलते हो, देखते हो तो किस तरह का अरेंजमेंट रहता है, वहाँ पर वर्ड्स को कैसे सजाया रहता है? अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में सजाया रहता है। कैसे सजाया रहता है? अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में सजाया रहता है ना? अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, यानी कि पहले ए आएगा, फिर उसके बाद में बी आएगा, उसके बाद में सी आएगा, इस तरह से सजाया रहता है वर्ड्स को। तो यहाँ पर अगर ध्यान से देखोगे तो उस तरह से सजाने से कौन सा शब्द पहले आएगा, उसके बाद कौन सा आएगा? फर्स्ट टू लास्ट। कभी-कभी लास्ट टू फर्स्ट बोलता है, इसलिए क्वेश्चन के डायरेक्शन को, निर्देश को बढ़िया से पढ़ना है। तो यहाँ पर देखो फर्स्ट टू लास्ट सजाना है। RECEPT, ये तो सभी वर्ड्स में है कॉमन, RECEPT। तो टी के बाद वाला देखो, तो टी के बाद यहाँ पर क्या आया है? ए। अब यहाँ पर आया है आई, यहाँ पर भी आई आया है, यहाँ पर भी आई आया है। अब इन तीनों में, ए और आई में, मतलब इस चारों में कौन सा वर्ड पहले आता है, कौन सा लेटर आता है? ऑब्वियसली ए पहले आता है, तो यानी कि ये हो जाएगा 1 नंबर में। सबसे पहले इसको लिखा जाना चाहिए 1 नंबर में। तो देखो 1 नंबर में किसको लिखा है? पहला वाला, यहाँ पर पहला आया है, यहाँ पर तो पहला दूसरा में चला गया, यहाँ पर 3 नंबर में चला गया, यहाँ पर भी 3 नंबर। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। बाकी को चेक करने का बिल्कुल ज़रूरत ही नहीं है। समझ में आ गया? क्योंकि एग्जाम में हमको पता चल गया कि रिसेप्टेकल ये वर्ड सबसे पहले बैठेगा, तो और सबसे पहले यहाँ पर सिर्फ ऑप्शन ए में इसको लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। प्रेसिपिटेट, प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, प्रिसीजन, प्रीसियस। अब इनमें से कौन सा वर्ड पहले आएगा, ये हम लोग को देखना होगा। देखो PREC, ये PREC तो सभी के पास कॉमन है, इसीलिए हम देखेंगे सी के बाद कौन सा लेटर आया है। यहाँ पर आया है आई, यहाँ पर आया है ई, यहाँ पर आया है आई, यहाँ पर भी आया है आई। अब आई और ई में पहले कौन आता है? ऑब्वियसली ई आता है, तो ये आएगा, किधर गया? ये आएगा 1 नंबर में। ठीक है, यानी कि 2 नंबर वाला पहला पोजीशन में बैठेगा, इसलिए ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर भी नहीं होगा। हाँ, यहाँ पर देखो 2 नंबर पे 2 वाला वर्ड जो है प्रेसिडेंट, ये पहले नंबर पे बैठा है। अब उसके बाद में हम देखेंगे इसके बाद कौन सा लगेगा। देखो यहाँ पर तो आई सभी के पास है, मतलब अब इसको तो आपको चेक करने की जरूरत नहीं, आप सिर्फ इसको 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 चेक करो। तो आई के बाद क्या आया है? पी, यहाँ पर आया है आई के बाद एस, और यहाँ पर आया है ओ। तो पी, एस और ओ में पहले कौन आएगा? ऑब्वियसली ओ आएगा, इसीलिए 2 के बाद में 4 नंबर बैठेगा, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। इस तरह से हम लोग चेक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मार्क करेक्टली द स्पेलिंग फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। क्वेश्चन नंबर 40 एंड 41। तो स्पेलिंग चेक करना है। क्वेश्चन नंबर 40 में देखो रिजुविनेट, 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 सभी 4 ऑप्शंस में एक ही वर्ड को लिखा गया है, बस स्लाइटली चेंजेस है उसके स्पेलिंग में, थोड़ा थोड़ा परिवर्तन किया उसके वर्तनी में, स्पेलिंग में, हिज्जे में। तो आपको सही स्पेलिंग वाले शब्द को यहाँ पर चुनना है, वही होगा करेक्ट आंसर। देखो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, REJUVENATE। ये होता है रेजुविनेट, करेक्ट स्पेलिंग वाला। बाय द वे, रेजुविनेट का अर्थ क्या होता है? तो रेजुविनेट का अर्थ होता है फिर से नया बना देना, फिर से जवान बना देना। ठीक है, बिल्कुल नई उत्साह, नई ऊर्जा भर देना, रेजुविनेट, नया कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 को भी देखो, इसमें भी हमको पता करना है करेक्ट स्पेलिंग कौन सा है। सभी में अगर आप उच्चारण करोगे एसिमिलेट ही लिखा गया है, और थोड़ा थोड़ा परिवर्तन किया गया है हर स्पेलिंग में, हर वर्ड के स्पेलिंग में। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, एसिमिलेट। ये होगा ASSIMILATE। तो एसिमिलेट का मतलब क्या होता है? एसिमिलेशन वर्ड तो सुना ही होगा, उसी का तो ये वर्ब है। एसिमिलेट का मतलब होता है इंक्लूड करना, शामिल करना, समावेश करना, आत्मसात करना, सम्मिलित करना किसी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। अपेलिंग, 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 सभी में अपेलिंग वर्ड है, तो करेक्ट आंसर वाला अपेलिंग कौन सा होगा? ये होगा ऑप्शन सी। अपेलिंग में डबल पी भी आता है और डबल एल भी आता है। और इसका क्या मतलब होता है मेरे भाई? अपेलिंग का मतलब होता है वेरी बैड, बहुत खराब, जो आपको ट्रबल में डालने वाला, अपेलिंग। ठीक है,
Mark correctly the appropriate form of verbs that fit in the blanks. क्वेश्चन नंबर 43 to 45 तीन सवाल पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 43 को देखते हैं पहले। Hardly had the girl dash writing when the teacher collected her answer script. आपको फिलअप किससे करना है? वर्ब से। वर्ब से फिलअप करना है, इसका मतलब आपको टेंस का नॉलेज चेक करना चाह रहा है एग्जामिनर कि आप टेंस जानते हो कि नहीं। ठीक है, तो वर्ब से इसको फिलअप करना है। तो देखो मैं बता रहा हूँ, देखो आगे तरफ यहाँ पर क्या आया है? हैड। अगर हैड आया है तो कहीं ना कहीं बाद में जाके वर्ब का तीसरा फॉर्म आना चाहिए, जो कि ऑप्शन, देखो यहाँ थोड़ा ऑप्शन सी और डी सेम हो गया है। यहाँ पर दरअसल फिनिशेस होगा, यहाँ एस लगेगा डी के जगह में। क्लियर? तो ओके, तो यहाँ पर वर्ब का तीसरा फॉर्म चाहिए। अब वर्ब का तीसरा फॉर्म देखो ये भी है, लेकिन आगे तरफ हेड आ गया है, तो सिर्फ वर्ब का तीसरा फॉर्म ऑप्शन सी में दिख रहा है। तो करेक्ट आंसर होगा फिनिश्ड, ऑप्शन सी। क्यों? क्योंकि ये ना हेड लगाया गया है और सेंटेंस को देख के लग भी रहा है। इसके बाद देखो पास्ट सिंपल टेंस आया है, तो ये पास्ट परफेक्ट में होना चाहिए, जो कि हेड प्लस V3 का स्ट्रक्चर रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। इफ आई डैश अ बर्ड आई वुड फ्लाई। देखो ये ना एक सपोजिशनल सेंटेंस है, कोरी कल्पना करने वाला वाक्य, जो हकीकत में वैसा नहीं लेकिन ऐसा सोच रहा है, वो कल्पना कर रहा है कि यदि मैं पक्षी होता तो मैं उड़ पाता। तो यहाँ पर ऐसे सेंटेंस में आई के साथ भी वेयर लगता है, जो कि बिल्कुल नॉर्मल नहीं है। आई के साथ हमेशा एम लगता है या फिर वाज लगता है पास्ट टेंस होने से, या हैव बीन भी लग सकता है। लेकिन चूंकि ये नॉर्मल वाक्य नहीं है, सपोजिशनल सेंटेंस है, इसलिए आई के साथ वेयर लग सकता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। ही फाउंड द बुक ही डैश हैज लॉस्ट, वाज लॉस्ट, वुड हैव लॉस्ट या हैड लॉस्ट। क्या होगा? देखो ही फाउंड द बुक, यहाँ से अगर यहाँ तक आप देखोगे तो ये एक क्लॉज है जो कि सिंपल पास्ट टेंस में है। तो सिंपल पास्ट टेंस के बाद में जनरली टेंस जो आता है वो होता है पास्ट परफेक्ट टेंस, और पास्ट परफेक्ट टेंस में होता है सब्जेक्ट, उसके बाद में हैड, उसके बाद में वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, जो कि ऑप्शन सी में आपको दिख रहा है, हैड लॉस्ट इसका करेक्ट आंसर होगा। मीनिंग भी इससे फिट बैठेगा। उसने वो किताब पा लिया जिसको उसने खो दिया था। तो पहले खोने का काम हुआ था, उसके बाद में पाने का काम हुआ है। तो इसलिए जो काम पहले हुआ था उसको पास्ट परफेक्ट में रखेंगे, जो काम बाद में हुआ उसको सिंपल पास्ट में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मार्क करेक्टली द एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन दैट फिट इन द ब्लैंक। क्वेश्चन नंबर 46 टू 47। देखो 46 क्वेश्चन को देखो। एन एप्लीकेशन इज रिटन टू द ऑफिसर इन परसुएंस डैश द इंस्ट्रक्शंस गिवन। अब यहाँ पर प्रेपोजिशन से हमको फिलअप करना है। अब चारों प्रेपोजिशन से आपको पता करना होगा परसुएंस के बाद क्या आएगा। देखो प्रेपोजिशंस को अगर आपको फिलअप करना है ना, तो आपको कोलोकेशन शब्दों को याद करना होगा कि कौन सा शब्द के साथ क्या आता है। जैसे कि अगर हम लोग बात करें, परसुएंस का मतलब होता है सर्च, खोजना, ठीक है। और सर्च के साथ हम लोग जानते हैं फॉर प्रेपोजिशन ज्यादातर आता है। सर्च फॉर माने खोजना, लेकिन परसुएंस के साथ आता है मेरे भाई ऑफ। तो इसलिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। मीनिंग दोनों का सेम है, खोजना। जैसे कि अर्थ को समझ लेते हैं, एन एप्लीकेशन इज रिटन टू द ऑफिसर। उस ऑफिसर को, एक अधिकारी को एप्लीकेशन लिखा गया, एक आवेदन लिखा गया इन परसुएंस ऑफ द इंस्ट्रक्शंस गिवन। यह खोज के लिए, यह पूछने के लिए कि इंस्ट्रक्शंस जो दिया गया था उसके बारे में पूछने। ये होगा इसका करेक्ट आंसर ऑफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। द डिस्टेंस ऑफ द स्कूल डैश द रेलवे इज 2 किलोमीटर। यहाँ पर भी एक वर्ड छूटा है, टाइपिंग में मुझसे छूट गया। यहाँ होगा स्टेशन। हालांकि वो वर्ड नहीं रहने से भी हमारे सवाल को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। अब एक बार पढ़ते हैं। द डिस्टेंस ऑफ द स्कूल डैश द रेलवे स्टेशन इज 2 किलोमीटर। बोल रहा है कि रेलवे स्टेशन से स्कूल का दूरी, तो से का इंग्लिश हो जाता है फ्रॉम, जो डिस्टेंस बताता है। तो इसलिए करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मार्क करेक्टली द पार्ट ऑफ द सेंटेंस विच हैज एन एरर। इफ द सेंटेंसेस आर करेक्ट मार्क डी नो एरर। क्वेश्चन नंबर 48, 49 दो सवाल हमको मिलेंगे। 48 तो हमको यहाँ पर एक सेंटेंस दिख रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ फुल स्टॉप तक। इस वाक्य में 3 हिस्सा किया गया है, ए, बी और सी में बांटा गया है इस वाक्य को। आपको पता करना है कि कौन सा हिस्सा में आपको गलती फील हो रहा है, ग्रामेटिकली कोई एरर लग रहा है, कोई मिस्टेक लग रहा है। अगर आपको लगता है कि सेंटेंस एकदम करेक्ट है, कोई मिस्टेक नहीं, तो आप आंसर मार्क कर रहोगे डी, यानी कि नो एरर। तो पढ़ के देखते हैं। द ट्रेजर आइलैंड इज वन ऑफ द बेस्ट पायरेट स्टोरीज। यहां तक तो कोई गलती नहीं। दैट एवर रिटन, यहां है गलती। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। गलती क्या है? देखो यहां पर ना रिटन वर्ड लगा है, रिटन वर्ब का थर्ड फॉर्म है, तो इसका मतलब आगे तरफ या तो हैज आना चाहिए
या हैव आना चाहिए, या हैड आना चाहिए, या हैव ऐसे आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखोगे ये बाद में जो पहले आया प्रेसिडेंट सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट टेंस है, इसीलिए प्रेजेंट में होना चाहिए था, और दैट के साथ तो हैज ही फिट आता। तो यहाँ पर हैज दरअसल आना चाहिए कि नहीं आया है, इसीलिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसी में गलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समीर हैज टू क्रूज ओवर द स्टीप माउंटेन पाथ, नो एरर। देखो करेक्ट आंसर कहाँ पर है पता करना है। गलती ना यहाँ पर है, इस ओवर की जगह हमारे पास आना चाहिए था दरअसल थ्रू। अलोंग भी लग जाता है, थ्रू ज्यादा परफेक्ट यहाँ पर माना जाएगा। बोल रहे हैं कि समीर हैज टू क्रूज थ्रू द स्टीप माउंटेन पाथ, यानी कि समीर को, क्रूज का मतलब होता है डिफिकल्ट रास्तों पर चलना, ठीक है। तो यहाँ पर बोल रहा है कि जो माउंटेन का ढलान वाला रास्ता है उस पर समीर को चलना पड़ता है, तो थ्रू आना चाहिए यहाँ पर। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्क करेक्टली द चेंज इन जेंडर ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, यानी कि जेंडर एक स्त्रीलिंग पुल्लिंग वाला, मैस्कुलिन फेमिनिन। देखते हैं GANDER, कैंडियर। कैंडियर का क्या यहाँ पर होता है, जेंडर चेंज करना है। तो सबसे पहले तो इसका मीनिंग आपको जानना पड़ेगा कि इसका अर्थ क्या होता है। इसका अर्थ होता है फीमेल गूज, फीमेल हंस, ठीक है, फीमेल गूज, फीमेल यानी कि मादा हंस। तो मादा हंस का होगा नर हंस, यानी कि गूज। गूज मतलब ही होता है, हम लोग नर हंस को गूज कहते हैं। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। हाइफर का मतलब बता देता हूँ, इसका मतलब होता है काऊ, गाय। डचेस, ये ड्यूक का, जो ड्यूक होता है ना, ड्यूक मेल होता है, और डचेस उसी का वाइफ को बोलते हैं, फीमेल बोलते हैं, जैसे काउंट, काउंटेस बोलते हैं ना। राजा, ड्यूक माने राजा। ग्रांडर्स बोल के कोई वर्ड नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 51, कोल्ट। कोल्ट COLT, इसका जेंडर चेंज करना है। तो पहले पता करते हैं, इसका मीनिंग के आधार पर पता हो जाएगा इसका जेंडर क्या है। कोल्ट का मतलब होता है यंग मेल हॉर्स, यानी कि जवान बच्चा, घोड़े का बच्चा जो कि मेल हो, नर घोड़े, नर घोड़ा, ठीक है, छोटा घोड़ा लेकिन वो नर हो, मेल हो। तो इसका करेक्ट आंसर होगा फिली, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। फिली का मतलब होती है बछड़ी, घोड़े का बछड़ी, यानी कि घोड़े का बच्चा जो फीमेल हो, मादा हो। और देखो ये भी क्वेश्चन बहुत जुड़ा आता है एग्जाम में। डो का मतलब क्या होता है, और डो का जेंडर ही चेंज करके मैं बता देता हूँ। देखो डो का जेंडर चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा स्टेग, ठीक है। मैं मीनिंग बता दे रहा हूँ। स्टेग का मतलब होता है मेल डियर, यानी कि जो मेल हिरन होता है उसको स्टेग कहते हैं, और डो का मतलब होता है फीमेल डियर। अच्छा, सो इसका भी मतलब समझ लेते हैं। सो का भी जेंडर चेंज किया जा सकता है, और वो होगा BOAR, बोर। बोर का मतलब क्या होता है, जो स्वाइन होता है ना, स्वाइन, जिसको हम लोग जनरली पिग बोलते हैं, शुअर बोलते हैं, स्वाइन फ्लू सुना ही होगा। तो ये मेल स्वाइन को बोर बोलते हैं और फीमेल स्वाइन को सो बोलते हैं, तो ये फीमेल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रोटेक्टर। प्रोटेक्टर का जेंडर चेंज करना है। प्रोटेक्टर बोलते हैं मेल, जो बचाने वाला होता है, जो बचाने वाला होता है, मेल बचाने वाला, उसको कहते हैं प्रोटेक्टर, प्रोटेक्ट करने वाला। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रोटेक्ट्रेस। तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर, प्रोटेक्ट्रेस। सो थैंक यू वेरी मच। ये बहुत ही लाभदायक रहा होगा आज का वीडियो, पूरा जरूर देखा होगा। अब यहाँ तक जब आप लोग देख ही चुके हो, इसका मतलब पूरा देखे हो पैसेंस बना के, तो सब्सक्राइब कर देना अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो, या अच्छा नहीं लग रहा हो तो भी कमेंट में बता दो भाई, किस तरह से इंप्रूवमेंट किया जाएगा। आगे इसी तरह का वीडियो लाऊंगा, टेट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चंस आंसर्स वगैरह। तो टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, टाटा बाय बाय।